बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूअर्स। हमने दिल्ली के चुनाव की बात की और अब हम यूपी की बात करेंगे। कुंभ में कल माघ पूर्णिमा का एक बड़ा दिन अभी बाकी है और कल जो है फिर एक बार माना जा रहा है कि करोड़ों लोग जो है कल के अवसर का लाभ उठा करके वहां पर स्नान करना चाहते हैं और इसके लिए चारों तरफ से लोग वहां पहुंच रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि जगह जगह जाम लगे हुए हैं, कई कई किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए हैं। प्रयागराज को जाने वाली सारी सड़कें चौक हैं, शहर के अंदर भी ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है। इस पर अभी योगी जी का भी एक स्टेटमेंट आया है, वो मैं आपको बताऊं, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुछ व्यूअर्स ने हमको लिखा कि ये जो अभी आपने बयान सुनाया था महमूद मदनी का, जमीयत उलमा हिंद वाले, उन्होंने दिल्ली के इलेक्शन में जो हार हुई है मुसलमानों को क्या राय दी है उस पर जरा बात आप करें और थोड़ी सी। तो मैं आपको वो बयान का छोटा सा हिस्सा दोबारा सुनवा रहा हूं। महमूद मदनी का बयान दोबारा सुना दीजिए और उसके बाद हम लोग थोड़ी चर्चा करके फिर यूपी की बात करते हैं। मुसलमानों को हौसला रखना चाहिए। हालात मर्जी के मुताबिक हों तो नाचने की जरूरत नहीं, मर्जी के खिलाफ हो जाएं तो अफसरदा होकर लेट जाने की जरूरत नहीं। हवाओं का रुख बदलेगी, तूफान, पहाड़, दरिया हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। नामर्जी के हालात यकीनन हैं। किस बात का हौसला रखने को कह रहे हैं? कौन से तूफान, समंदर, पहाड़ जो है सामने खड़े हो गए हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं महमूद मदनी जी? सर, मदनी साहब अपना ही हौसला रखने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये बात मैं बार बार करता हूँ, इस बात को जिक्र कि मुसलमानों को कोई परेशानी हो रही है या मुसलमान कोई ऐसा आपने देखा है, कोई रिएक्शन मुसलमानों में देखा है? अभी तो ये बहुत छोटा सा दिल्ली का चुनाव हुआ है, केंद्र में भी सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। कोई एक तो सरकार की तरफ से देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार में, कि कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई बड़ा काम हो गया हो, पहली बात। इसको उलट कर देखते हैं, सरकारें जैसे करती है नहीं करती है, क्या मुसलमानों ने कोई ऐसा रिएक्ट किया है कि भाई नहीं होना चाहिए? हर किसी की तरह उसके पास एक वोट है, वो जिसको मर्जी दे। और वोट यदि वो बीजेपी के खिलाफ देता है तो इसको भी कोई वो गलत तरीके से नहीं मानना चाहिए कि भाई क्यों दे रहा है वोट बीजेपी के खिलाफ। ये तो कोई भी किसी के खिलाफ दे सकता है। और अभी आपने जैसे जिक्र किया कि 54% वोट तो बीजेपी के खिलाफ गया है ना, तो उसमें मुसलमानों को आइडेंटिफाई करने की, हाँ, आइडेंटिफाई मुसलमान को ही कर दिया जाता है। ये है, लेकिन वो इसलिए किया जाता है क्योंकि मदनी साहब जैसे लोग ये आइडेंटिफाई कराते हैं, ये ब्रैकेट में रखना चाहते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, उनको अपनी हौसला अफजाई के लिए ऐसा चाहिए कि भाई आप है ना कहीं आप कुछ बोल रहे हैं तो समीर जी आ रहा हूं मैं। सिर्फ 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट। बिल्कुल मुसलमानों ने किया, भारत के मुसलमानों ने बिना वजह देश को 1 साल से अधिक समय तक दंगे की स्थिति में झोंक रखा, दिल्ली में दंगा करा दिया। नागरिकता कानून किसी देश के मुसलमान के खिलाफ नहीं था। उन्होंने इस बेईमानी, इस अफवाह, इस झूठ को आग लगाई। मुसलमान खड़ा होकर इलेक्शन से क्या लेना देना इसका? अब इसको बोलने दीजिए, क्योंकि ये कहना कि मुसलमान रिएक्ट नहीं करता है तो ये आधी अधूरी बात हो जाएगी। फिर जब मुसलमान आता है और मुसलमान को दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी है तो उसके खिलाफ सिर्फ वोट करना है। आप कहते हैं कि उसको चिन्हित ना करें, लेकिन चिन्हित कौन करा रहा है? सारी वो राजनीतिक पार्टियां जो आपके यहां बाकायदा चुनाव लड़ रही हैं और वो कहती हैं कि भाई मुस्लिम वोट तो हमारा ही है, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरे वोट को तो उस तरह से चिन्हित नहीं कर पाता, यानी चिन्हित या तो पार्टियां करती हैं, इनके नेता करते हैं। अब उससे आगे आ जाइए, जब गाजा का मसला होगा तो दिल्ली की सड़कों पर, हैदराबाद की सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर, इलाहाबाद की सड़कों पर, देश के किसी भी शहर में क्यों मुसलमान खड़ा हो जाएगा? मुसलमान को देश के नागरिक की तरह व्यवहार करना, बिल्कुल भाजपा को हराना है तो हराओ, लेकिन इस नाते से क्यों हराना कि तुम मुसलमान हो वो भाजपा है? असली मुश्किल तो यहां है ना। आप किसी एक के पक्ष में हो सकते हैं, किसी के विपक्ष में हो सकते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आप जब कहते हैं कि नहीं हमको तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, फिर आप कहते हैं कि अच्छा चलो देख लेते हैं एक बार क्या क्या हुआ, तो पता चलता है कि भाजपा ने जब जिस प्रत्याशी को, मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया, आपने उसका साथ नहीं दिया, आपने तो उसको मुसलमान मानने से इनकार कर दिया। और जब आप कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम में सरकार ने ज्यादा मदद किया, तो आप कहते हैं सरकारी स्कीम तो क्या है, वो तो जो भी आएगा आप ये कह रहे हैं कि जो मदनी साहब ने कहा मुसलमान हौसला रखें दिल्ली की हार के बाद, तो ठीक कह रहे हैं, खतरनाक कह रहे हैं, लेकिन ये उसी सेंटिमेंट को और हवा दे रहे हैं। समीर जी, नहीं, इसमें एक लाइन में जोड़ दूं कि ये जितनी बात आपने की, हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, ये मैं इसको खतरनाक मानता हूं कि आप मुसलमानों को आइडेंटिफाई, 20 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं। कितने लोग गाजा पर, फलस्तीन पर या मुसलमानों को लेकर सड़कों पर निकले? 20 करोड़ में से पूरे देश भर में से 2 लाख लोग भी नहीं निकले।
1% मुसलमान भी नहीं निकला है। ये मुसलमानों को इस तरह से आइडेंटिफाई करना मदनी साहब की तरह से ही खतरनाक है। नहीं, मैं लेकिन इसको बहुत इसमें मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं। दिल्ली का दंगा और मैं कराने नागरिक थोड़ी कोई ना भी गया। कानून हो उसके खिलाफ खड़ा होना भी कोई बड़ी खराब बात नहीं है। नहीं, लेकिन और शाहीन 50 बाग में- एक बात सुनिए त्रिपाठी जी, 50% हिंदुस्तान की आबादी हमेशा से 1952 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते रही है। यही तो मैं कभी कह भी रहा हूं। आइडेंटिफाई बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर- लेकिन किसी ने खड़े होकर ये थोड़ी ना कहा कि इनकी कहना वजह से नहीं हमें कहने की हौसला बात रखने नहीं है। की तो जरूरत जो नहीं दे रहा वोट उसको आप आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हो? नहीं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उससे आप मुंह थोड़ी ना मोड़ लेंगे। हम ये तो नहीं क्या हो है सकते ना। 50%? एक सेकंड समीर जी के पास में जा रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक आबादी सेकंड नहीं सर कर रही है सर वोट। सर उनको उनका कहना है कई मुद्दों पर मुस्लिम समाज की जो प्रतिक्रिया होती है उस वो ऑब्जेक्शनेबल है, वो उस पर उनका एतराज है। सर मैं आता हूं समीर जी की बात। लेकिन पॉइंट ये है कि बिहार में यादव वोट नहीं करता बीजेपी को। क्या आप इस तरीके से तो कोई नहीं कहता ना हौसला रखो या यादवों को आइडेंटिफाई मैं तो करके कह रहा हूं अलग कि वो से मदनी साहब की प्रॉब्लम है। दलितों ने वोट नहीं किया 2024 के इलेक्शन में, विलीफाई थोड़ी किया गया उनको। लेकिन यहां होता ये होता है गांधी करने की बात सोनिया गांधी जी कहती हैं कि सब्र का इम्तिहान, जो उस वक्त शाहीन बाग के पहले उनका भाषण शब्दशः मुझे याद नहीं आ रहा है, वो किसके लिए कह रहे थे? समीर जी देखिए मदनी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हौसला रखने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको सांत्वना की भी ज़रूरत है। वो इस चुनाव के बाद जिस तरीके से परिणाम आए दिल्ली के, उनके उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत आए। अब उनको मदनी साहब को इस बात का भी डर है, जो खबरें आ रही है कि मुसलमानों के 8 से 10-11% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है। एक इन्हीं के एक नेता ने तो आसमान टूट पड़ेगा अगर ऐसा हो एक नेता ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के आया हूं। राशिद साहब ने कहा है ना सार्वजनिक रूप से रशीद जी ने कहा है ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आया हूं। वो भी मौलाना है। तो अब ये डर है मदनी साहब का कि अगर इस तरह से लोग आकर खुलकर कहने लगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा हूं और डरने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इनकी जो राजनीति है वो किस तरीके से चलेगी। सर मुसलमान बीजेपी को वोट करने लग गए ना, तो मदनी साहब से पहले बीजेपी के लोग डरेंगे। और मुझे लगता है करना चाहिए। जिस तरीके से मदनी साहब एक लंबी लाइन खींचना चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से आप दूरी बना के रखो, एक लक्ष्मण रेखा रखो, आपको वो पार नहीं करना है, मुझे लग रहा है वही मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। इन लोगों के बयान, इन लोगों के व्यवहार, इन लोगों की जो हरकतें हैं, उसके कारण एक बड़ा मुसलमान देश के अंदर अपने आप को परेशानी में महसूस करता है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं है, इनकी परेशानी सिर्फ दिल्ली में खत्म नहीं हुई, अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहां भी उन्हें यही कहना पड़ेगा कि हौसला बना के रखो, तब भी मदनी साहब को सांत्वना की जरूरत पड़ेगी। ठीक है तो सर, मुझे लग रहा है कि इस तरह के बयान आप कुछ ऐड कर रहे हैं सर इसमें, फिर मैं जरा अगली खबर पढ़ूं। मैं इसमें खाली इतना ऐड कर रहा हूँ कि दरअसल हम लोग मदनी साहब के बयान को बेवजह बहुत ज़्यादा तूल दे रहे हैं। मदनी साहब को अपना करना है, सियासी कारोबार जो उनका है, वो मौलाना है, साथ साथ मुस्लिम राजनीति भी करते हैं, मुस्लिम सियासत भी करते हैं। अब मुस्लिम सियासत में इस बात की होड़ है नेताओं के बीच में कौन ज़्यादा जो है उनके मुद्दों को उठा सके। ओवैसी साहब उनके कंपटीशन में है, उनकी प्रतिद्वंदिता में है, मदनी साहब है, तो वो उनकी आपस की एक माइनॉरिटी लीडरशिप की लड़ाई है, वो मदनी साहब उसको एड्रेस कर रहे हैं। रही बात, मैं विजय जी के पास से बिल्कुल सहमत हूँ कि 20 करोड़ मुसलमान हैं। अगर सीए में मान लीजिए 10,000 आदमी बैठ भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश के मुसलमान हैं। अच्छा ठीक है, वो उनका एक इशू था, वो गलत था, सही था। अगर लोकतांत्रिक तरीके से बिना हिंसा किए धरने पर बैठे हुए तो कौन सा देश विरोधी काम हो गया? क्या किसान नहीं बैठे थे क्या अपने मुद्दों को लेकर के इस देश में धरने पर? जवाब इसका दे दीजिएगा। तो क्या हम किसानों के खिलाफ हो जाएंगे? बहुत तो अच्छा बोल दिया, बहुत अच्छा। हाँ नहीं धन्यवाद, पूरा कर लीजिए, मैं धन्यवाद। तो अगर देश में किसी कानून के खिलाफ कोई वर्ग शांतिपूर्वक बिना हिंसा किए हुए, बिना किसी जो है ऐसा कोई काम किए जो गैर कानूनी हो, अगर धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है या अपनी बात रख रहा है, तो वो कौन सा खिलाफ हो गया जाकर? ठीक है, बोलिए हर्षवर्धन जी। पहली बात तो ये कि जब हम कहते हैं तो जनरलाइज्ड करते हैं और यही खतरनाक ज्यादा हो जाता है। आप कह रहे हैं कि अगर किसी कानून के खिलाफ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो क्या बुरा है? किसने कहा था कि वो कंसंट्रेशन कैंप बनने जा रहे हैं देश भर में? ये फ्रॉड नहीं था, ये झूठ नहीं बोला जा रहा था शाहीन बाग से लेकर देश भर के शाहीन बाग में? क्यों मुसलमान उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे? क्यों कह रहे थे कि नहीं ऐसा होने जा रहा है? कहा जा रहा था कि सारे मुसलमानों को चुन चुन कर बाहर कर दिया जाएगा, वोटिंग राइट्स तक खत्म कर दिए जाएंगे, और उसी मंच पर दूसरी पार्टियों के नेता खड़े हो रहे थे। हम ऐसे जनरलाइज कर देंगे? और फिर जब किसान आंदोलन की बात है, उस किसान आंदोलन क्योंकि आपने और इन्होंने दोनों ने एक कमेंट इनके जवाब में किया था, इसलिए मैं उनको रिटॉर्ट का मौका दिया। उन्होंने जो कहा तो मंच से तो ये भी बोला जाता है कि मुसलमान लड़कियां उठा ले जाएंगे, मुसलमान ये ले जाएंगे, वो क्या सही है क्या? बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल नहीं। तो उसको भी करिए ना आइडेंटिफाई। नहीं उसको आइडेंटिफाई अगर तो ये बड़े जिम्मेदार लोग बोलते हैं उस तरह से, अगर मंगलसूत्र बोला गया था, उनमें से किसी बयान पर मंगलसूत्र नहीं,
और तमाम लोग बोलते हैं, रोज बोलते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदुओं को खतरा हो गया, हिंदू दो, तो ये सब तो इस तरह के बयानबाजी किसी भी उसमें दो तरफ से होती है। सर उसको आप सामान्य जनरलाइज कर बयानबाजी देंगे और अगर- एक साल तक देश को अराजक सामान्य बयानबाजी स्थिति है। में, मैं कह रहा हूं सर, नहीं, ये सामान्य बयानबाजी रैलियों है। में आप एक दूसरे तब तो किसी के बयान आप नहीं, निकाल लीजिए, निकालिए ना। लेकिन वो तो बाकायदा हुआ तो उसमें बताया गया नहीं, ना, तो पर्चे वो- छपवाए गए थे ना। हाँ, और तो ताहिर हुसैन दंगे का आरोपी, दिल्ली में दंगे हो गए, इतने लोगों की जान ऑलराइट, चलें सर, ठीक है। तो जेल में है। इस पर नहीं, और तो रहने दीजिए इस जेल पर में। फिर उसी बहस में तो आगे हुआ किसी ना, और तो दिन। कानून सर, कर रहा है। इसीलिए हुआ ना। सर, ठीक है। अब जरा प्रयागराज की बात हम लोग कर लें, कुंभ की बात कर लें। मैंने आपसे कहा कि कल माघ पूर्णिमा है, जैसे शाही स्नान के अवसरों पर बहुत भीड़ आती है वहां पर, ऐसे ही कल एक अंतिम ऐसा दिवस है जहां पर जिसमें के लिए लोग वहां पहुंचना चाह रहे हैं और दूर दूर से अलग अलग राज्यों से लोग वहां पर जा रहे हैं। इसीलिए सारी सड़कें जो प्रयागराज को जाती हैं सब पर बहुत लंबे जाम लग गए थे। इसको लेकर के ये भी खबर आई कि मुख्यमंत्री जो है उन्होंने दो बड़े सीनियर अफसरों से अपनी नाराजगी जाहिर की। यहां तक उनको कहना पड़ा कि मैं सस्पेंशन की कार्रवाई भी कर दूंगा अगर आप लोगों ने ठीक से एक्शन नहीं लिया और ये अव्यवस्था जो है इसको ठीक नहीं किया गया तो योगी जी सख्ती दिखा रहे हैं। ये हालात क्यों बने और अब हालात क्या ठीक हो गए हैं, इस पर बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट हमारे पास है, वो जो लोग इसकी अव्यवस्था का आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं उनके लिए कुछ कह रहे हैं। जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं। अब योगी जी का कहना यह है कि जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो दरअसल महाकुंभ को नहीं, सनातन को टारगेट कर रहे हैं। ये कहते हैं वहाँ वीवीआईपी लोगों की देखभाल करने में, उनकी आवभगत करने की वजह से अव्यवस्था हुई। आरोप लगाने वाले बचपन से जो है वीआईपी प्रोटोकॉल में पले बड़े हैं। शायद हो सकता है अखिलेश जी के लिए कह रहे हो या राहुल गांधी के लिए वो कह रहे हो। सवाल ये है कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति इतनी खराब है जैसी कि बताई जा रही है? हर्षवर्धन जी, क्या आपके पास रिपोर्ट है? देखिए, एक तो ये कि जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 29 दिनों में 45 करोड़ लोग आ गए, तो ये सचमुच अकल्पनीय है, और इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो उसके प्रबंधन बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? उस भीड़ का, उस श्रद्धालु संख्या का, उन स्नानार्थियों का, उसका अनुमान तो सरकार को ही लगाना है, कोई दूसरा तो नहीं लगाएगा, और प्रबंध भी उसी लिहाज से करना है। इसी सरकार ने उसके लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उसके लिहाज से मेला 3 गुना बड़ा हो गया, उसके लिहाज से शहर के बाहर स्टेशन कर दिए गए। लेकिन अब एक ही बात मैं कहता हूं, एक तो मैं बार बार कह रहा हूं, अब शायद वो हो गया है क्योंकि अभी मैंने इस बातचीत से पहले वहां जो बातचीत की तो पता चला कि अब थोड़ा स्थितियां कल परसों से बेहतर हुई। लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों में एक प्रॉपर एग्जिट रूट जो किसी भी तरफ से बाहर जाना चाहता हो उसको तेजी से क्यों नहीं बनाया जा सका? कौन उसका जिम्मेदार है? ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट। इससे बुरा मिसमैनेजमेंट ट्रैफिक का मैंने नहीं देखा। मेला इससे शानदार मैंने नहीं देखा, तो ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट भी क्या मिसमैनेजमेंट ट्रैफिक का क्या? गाड़ियां शहर के बाहर नहीं निकल रही? दोनों तरफ से मुश्किल है। शहर में जाना भी मुश्किल है, शहर से निकलना भी मुश्किल है, और शहर वाले जो है उनका एक जगह से आना जाना मुश्किल है। शहर भी अंदर बिल्कुल शहर पूरी चौक है। तरह से चौक है। कल से स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। कल रात से वो भी जो खबरों में मैंने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत फटकार लगाई, लेकिन सवाल है कि जब एडीजी रैंक का ऑफिसर है, बाकायदा डीएम, कमिश्नर सब वहां मौजूद हैं, बाकायदा उसके लिए टीम लगी हुई, तो वो लोग क्यों इसको नहीं ठीक कर पा रहे थे? ये तो नहीं, मेरा खड़ा सवाल होगा। देखिए, प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम जैसा आपने खुद बताया, प्रयागराज को जाने वाले सारे रास्तों से लोग आ रहे हैं
और जब कोई बड़ा दिन होता है तो और ज़्यादा भीड़ आती है। अभी जो है सैटरडे संडे पड़ गए तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग आए। अब माघ पूर्णिमा की वजह से लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अब जाते वक्त तो आपको चौड़े चौड़े हाईवे मिलते हैं, एक्सप्रेस वे मिलते हैं। शहर के अंदर तो छोटी छोटी सड़कें हैं ना, उतनी चौड़ी सड़क तो प्रयागराज के अंदर होगी नहीं। और वहाँ लाखों लोग रह भी रहे हैं, फिर करोड़ों लोग मेला क्षेत्र में आए हुए हैं। प्रॉब्लम ये है वो लंबे 30-30, 40-40 किलोमीटर लंबे जाम लग गए। ये मेन प्रॉब्लम है। आप सोचिए जो लोग अपने परिवार के साथ निकले होंगे, वो सड़क पर अगर खड़ा है 18 घंटे 20 घंटे, तो उसकी क्या हालत हो रही है। गाड़ियों के पेट्रोल तक खत्म हो गए। देखिए पेट्रोल खत्म हो बड़ा जाए, कारण कहाँ ये आप भी ना कहाँ शौच के लिए जाएंगे? महिलाएं होती हैं, बच्चों को खाना पीना इतना बड़ा चाहिए, जाम लगने के सबसे बड़े कारण और ये इसका रहा असर कि- एमपी तक है। उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि लोगों ने फ्लाइट के टिकट इतने महंगे कि लोग फ्लाइट से जा नहीं सकते। 50,000 रुपए का टिकट है साहब। ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिल रही है, ट्रेन का टिकट नहीं है। तो अभी आदमी हमने करेगा चेक कि किया, आदमी प्रयागराज कहेगा का कि ठीक है, फ्लाइट का फ्लाइट में जा नहीं टिकट सकते। 51,000 रुपए का टिकट है परसों का। 50,000 का टिकट लेके कौन जाएगा? अगर 4 लोग घर से जा रहे हैं, 2 लोग भी जा रहे हैं, तो लाख रुपए कौन खर्च करेगा? तो इस पे ट्रेन में जगह नहीं है रिजर्वेशन के लिए, आप एक महीने तक टिकट नहीं है, तो आदमी सोचेगा ना कि फ्लाइट में इतना महंगा है, ट्रेन में टिकट नहीं सर, है, अब मेरा तो बाहर उठ प्रश्न जाइए। तो हर आदमी प्रश्न ये है वहां पर। है, ये मिसमैनेजमेंट है या आपने एंटिसिपेट नहीं किया कि इतने लोग आएंगे और आप व्यवस्था कर नहीं पाए, या व्यवस्था हो ही नहीं सकती अगर इतने लोग जाएंगे तो? देखिए, सरकार को तो अंदाजा था। सरकार तो पहले से बोल रही थी कि इस बार 45 करोड़ के करीब अनुमान है कि लोग आने वाले हैं। सरकार को अंदाजा था कि भीड़ इतनी आएगी, लेकिन सरकार की भी एक लिमिट है। मुझे लग रहा है इतना बड़ा आयोजन होगा, इतने लोग अगर आ जाएंगे आपके इसमें, तो सरकार क्या करेगी? कितनी व्यवस्था? हर योगी जी का बयान है सर, योगी जी का बयान है, गाड़ी आ रही है। योगी जी का स्टेटमेंट है, हम 100 करोड़ लोगों की तैयारी करेंगे। स्टेटमेंट है। कहना बात अलग होती है ना, रियलिटी में जब लोग पहुंच गए तो मालूम पड़े कि व्यवस्था कैसे हो रही है। अगर हर रास्ते में जो प्रयागराज की तरफ जा रहा है, सभी रास्तों से अगर लोग गाड़ियां लेके पहुंचेंगे तो निकासी की व्यवस्था कहां से होगी? कैसे जाएगा आदमी जो जा रहा है? लेकिन ये भाई गाड़ी से जाएगा, बस से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, आम आदमी तो ऐसे ही जाएगा। फ्लाइट तो हम और आप भी नहीं ले सकते इस वक्त जो तो रेट है। नहीं, एक तो थोड़ा इसको थोड़ा और ठीक कीजिए। 6700 वर्ग मीटर का प्रयागराज का बमरौली वाला हवाई अड्डा था, अब वो 18,000 वर्ग मीटर का हो गया है। उसके बावजूद वो पूरा का पूरा हवाई अड्डा पैक है, भरा हुआ है, जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा फ्लाइट्स वहां आ रही हैं। क्या कह रहे हैं? सुना आपने? क्या कह रहे हैं? चार्टर्ड फ्लाइट से भरा हुआ है। नहीं रेगुलर फ्लाइट कितनी आती है? 10-12 फ्लाइट्स है इलाहाबाद का, ये एयरपोर्ट का देख लीजिए। मैं आपको चार्टर्ड फ्लाइट्स रुकी हुई हैं। सुन तो लीजिए, मैं बता देता हूं, मैं तथ्य बता देता हूं। 36 फ्लाइट उस दिन मकर संक्रांति पे और मौनी अमावस्या पर 103 फ्लाइट, उसमें चार्टर्ड भी शामिल होंगे ना। उसमें चार्टर्ड बहुत कम है। लेकिन 103 फ्लाइट लैंड हुई तो बहुत बड़ी बात है वहां पर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, उस हवाई अड्डे की जो क्षमता का विस्तार है, और फिर मैं कह रहा हूं जो हवाई आपने कहा अड्डे ना से कि नहीं हो सकता, बाहर से करोड़ों आते हैं लोगों का लोग और वो अच्छा सड़क चौड़ी चलिए है। सुनिए, मुझे एक बात बताइए, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं, हर बार माघ मेला लगता है, कुंभ लगे, महाकुंभ लगे, अर्धकुंभ लगे, आपने सब देखे हैं। कभी शहर के ऐसे हालात बने जैसे इस बार बने? नहीं, कभी शहर मैंने तो ये तक सुना है, मुझे नहीं पता कि मैं, क्योंकि ये बोलने से बचना इसलिए चाह रहा हूं कि कहीं इससे कोई अफवाहबाजी ना हो जाए, लेकिन मतलब जब कुछ ही नहीं पहुंच पा रहा है तो भाई शहर के अंदर भी तो बाकी जो स्टॉक आता होगा लोगों की जरूरत का, वो भी नहीं, उसको भी दिक्कत होती है। खबर है कि वहाँ स्टॉक की समस्या हो रही है, क्योंकि आवाजाही जो है, जो आपूर्ति है ना, वो अटक गई है। जो गाड़ी कमर्शियल, ऐसा कभी देखा है पहले? एक तो मैं बता दूं कि दाम बढ़ना ये हर माघ मेले के समय, हम तो दारागंज मोहल्ले वाले हैं, सब्जी के 2 गुना 3 गुना रेट हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिमला मनाली 3 दिन की बर्फ देखने जाते हैं तो सहारनपुर तक जाम लगता है, ये कोई नई बात कई दिन के जाम। मैं वही कह रहा हूं, जब आप एक साथ इतने लोग, जो आपने कहा ना गाड़ी, क्योंकि सबके पास सुविधा है, सबके पास इतनी गाड़ियां हैं, पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी और इतने शानदार एक्सप्रेसवे भी नहीं थे। अब जैसे जो लखनऊ से प्रयागराज है वो इसी कुंभ के पहले 6 लेन का हो गया, इसी कुंभ के पहले, और आप शहर के बगल एक नया रास्ता बन गया जो अपने आप में 4 लेन का रास्ता लेकर जा रहा है। रास्ते बने, इंतजाम हुए, ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, उसको फिर से देखना चाहिए। जब तक एग्जिट रूट एकदम से पूरी तरह क्लियर नहीं होगा, ऐसी मुश्किलें होंगी। और चूंकि जो यहां आ रहा है वो काशी भी जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, तो बाहर निकलने वाले 2 रास्ते फंसते हैं। बहुत से लोग जो उधर से आए, तो अरे इस बार अखिलेश यादव पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं महाकुंभ के मामले पर, सुन ले। तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। सभापति महोदय, इधर विज्ञापन और कार्टूनों की बड़ी चर्चा हो रही थी। मुझे याद है कि एक दिन मैंने अखबार देखा, अंग्रेजी अखबार, और मैं समझता हूं ये माननीय सदस्य जितने लोग रहे होंगे उन्होंने वो अखबार जरूर देखा होगा, न्यूज़पेपर।
और उसके फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन था, और उस विज्ञापन की जो तस्वीर थी उसमें एक जानवर, मुझे पहचान में नहीं आ रहा, वो शायद गधा रहा होगा, वो जेल के अंदर है। मेरा मन नहीं माना, मैंने उसी दिन सरकार को जगाने के लिए लिखा, और मैं आज सभापति महोदय सरकार के माध्यम से जानना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया करते करते साइबर क्राइम, साइबर लूट और डिजिटल अरेस्ट कितना बढ़ गया है। और जो विज्ञापन दिया था, इस जानकारी के बाद वो विज्ञापन दोबारा अखबार में नहीं आया। वो विज्ञापन की तस्वीर मैं नहीं दिखा सकता हूं, मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी उस विज्ञापन को जानते होंगे और देखा होगा उन्होंने। जो विज्ञापन दिया, जनता का भारतीय रिजर्व बैंक से यह सवाल है कि वो अपने ऐसे विज्ञापनों में किसको चित्रित कर रहे हैं और क्यों, और वो कहां से आया है। क्या यह कोई प्रतीकात्मक चित्रण है? यदि हां, तो वो जानवर किसका प्रतीक है? क्या उस सिस्टम का जिसके कंधे पर स्वच्छ और सुरक्षित बैंकिंग की नैतिक जिम्मेदारी है, या उस मंत्रालय का जिसको सुरक्षित बैंकिंग का दायित्व निभाना चाहिए? अगर ये चित्रण जनता को दिखाना चाह रहा है कि ये बहुत ही अनैतिक भी है, जनता इसके लिए मानहानि का दावा भी कर सकती है। अगर आरबीआई यही दिखाना चाह रहा है, तो आप अपने खाता धारकों के प्रति बैंक का ऐसा नकारात्मक रवैया न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि घोर निंदनीय भी है, निंदनीय भी है। आरबीआई ऐसे विज्ञापनों से नहीं, बल्कि अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करके वह जनता में बैंकिंग साक्षरता और बैंकिंग सजगता जागरूकता अभियान चलाकर जनता को सचेत और सावधान करें। उसी के बाद मैं समझता हूं, जब भी हम लोग मोबाइल खोलते हैं, कोई ना कोई आवाज सुनाई देती है उसके अंदर। क्या सभापति महोदय, डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लाखों लाख रुपया नहीं लूटा जा रहा है? आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जो बजट दिया है, जो बजट में बातें निकल करके आ रही हैं, बजट में पीडीए के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं है सभापति महोदय। और जो लोग अपनी जीडीपी की न जाने कितनी कहानियां बताते थे, आज वो जीडीपी रेट क्यों कम होता चला जा रहा है? क्यों जीडीपी 6.4% के आसपास पहुंच गई है?